हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस अलीगढ़ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयंक सामरिया। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक पे आएंगे। तो चैप्टर का नाम है बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पढ़ते गए हैं, क्या करते हैं इस चैप्टर के अंदर हम एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जैसे कि आयोनिक रेडियस हो गई, एटॉमिक रेडियस हो गई, आयनेशन एनर्जी हो गई। ये वर्ड्स जो आपने 10th क्लास में वैसे भी सुने होंगे, आपने जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा होगा तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस होती है, आयोनिक रेडियस होती है, आयनेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की बात हम इस चैप्टर में करते हैं। तो आज हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी की बात कर पाएंगे, वो प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कवर करने से पहले मैं आपको पहले एटम के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो कि एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो जैसे कि ये एक्स है, ये एक्स जो है इस एटम का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ हम लिखते हैं इसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली साथ ही साथ, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कि कार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 6C12। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 6 है ये इसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6 है। और ये जो 12 है ये इसके मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो Z जो टर्म होता है, Z जो होता है एटॉमिक नंबर, ये जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे कि हमने कार्बन का रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 6 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास कितने होंगे, 6 होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके पास क्या होंगे, 6 होंगे। ऐसे ही मास नंबर की बात करते हैं, मास नंबर इसका 12 है। तो जो मास नंबर होता है ए, मास नंबर, ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी तो हमें पता चल चुका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। अगर कोई हमसे पूछ ले कि बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या कर दोगे, ए माइनस यानी कि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिख रहा है, ठीक है ना। और इसको और सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, क्या वो एटॉमिक नंबर के बराबर हैं क्या। ठीक है, तो हम इस P को रिप्लेस कर देंगे Z से, यानी कि एटॉमिक नंबर से। और अगर अब आपको डायरेक्टली इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको इसमें बताने हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपली A माइनस Z, मतलब मास नंबर में से किसको माइनस करना है, एटॉमिक नंबर को। तो आप क्या करो, सिर्फ मास नंबर देखो, एटॉमिक नंबर देखो और क्या कर दो, A माइनस Z यानी कि 12 माइनस 6, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिकली एक एटम के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको यहाँ सिखानी थी वो ये थी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारे चैप्टर की। मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम करते क्या है, हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर कंपेयर करते हैं एटम्स के लिए। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम बताता हूँ। जो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से। और ध्यान रखना यही इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब तक ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में नहीं आती तो इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ भी हम समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती है एटॉमिक रेडियस। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें दो अलग अलग एटम्स की साइज़ को या रेडियस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा एटम बड़ा होगा, कौन सा एटम छोटा होगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ ऐसे ही होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिफ्थ होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब भी इसको ध्यान से समझना आप लोग। देखो एक एटम है, मान लो ये एक एटम है। ठीक है, एक एटम के पास क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज बताते हैं। अब न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के बाद डिफरेंट ऑर्बिट्स आते हैं। जैसे कि आपका पहला ऑर्बिट जिसको आप के शेल बोलते हो, ये सेकेंड ऑर्बिट जिसको आप के एल, फिर एम। ठीक है, और इनके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्बिट के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो एक आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, अब आउटर शेल क्या होता है, तो देखो यहां पर जो आपको सबसे लास्ट वाला जो शेल दिख रहा होगा, ये वाला जो शेल, ये इस एटम का क्या है, आउटर शेल है। ये इस एटम का क्या है, आउटर शेल, या आप इसको आउटर ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मान लो इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये इस एटम के सबसे लास्ट वाले शेल में, यानी कि आउटर शेल में प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इस एटम के, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे बाहर है, इसके ऊपर कितने टाइप के फोर्स लग रहे होंगे। तो देखो एक तो आपके पास यहाँ पर है, देखो एक तो न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ, पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। और जो दूसरा फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, जो दूसरा फोर्स लग रहा होगा बताओ वो क्या लग रहा होगा, क्या इस इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्या, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। तो जो दूसरा फोर्स है वो क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियस जो है वो तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना समझना, क्या जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी तो पोजीशन फिक्स होती है, मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इसी जगह पे है क्या, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होगा, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्या, सही है। लेकिन हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, मतलब हम ये बता सकते हैं क्या कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करूँ, तो न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल एटम हमने लिया, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10। तो अगर न्यूट्रल एटम के पास प्रोटॉन्स अगर 10 है, तो बताओ अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया था, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 10 होंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना कि क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, जबकि अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा आ रहा है किससे, रिपल्शन वाले फोर्स से। ठीक है, तो आप समझना कि आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, एक एटम के अंदर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। लेकिन प्रोटॉन्स बताओ कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स तो चुपचाप एक जगह पे बैठे होते हैं, कहाँ पर, न्यूक्लियस पर।
ठीक है। तो अगर मैंने एग्जांपल के लिए 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला, अगर 10 प्रोटॉन्स एक जगह पर चुपचाप बैठे हुए हैं और वहीं पर 10 इलेक्ट्रॉन्स भी एटम के पास, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो बताओ किसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा? जो चुपचाप बैठ के फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू प्रोटॉन्स, वो आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा किसके कंपैरिजन में? फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ठीक है। तो देखो 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था न्यूक्लियस की वजह से, दोबारा समझना कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था न्यूक्लियस की वजह से, तो बताओ न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 10 प्रोटॉन्स है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील होना चाहिए था? 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन इसको फील होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या इस बाहर वाले जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल भी कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे ना। तो क्या न्यूक्लियस इसको उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर पाएगा? क्या न्यूक्लियस इसको 10 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर पाएगा? क्या अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी इसको रिपेल कर रहे हैं तो नहीं कर पाएगा। ये 10 प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन 10 प्रोटॉन से कब अट्रैक्ट कर पाता? जब बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई रिपल्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा रिपल्शन भी लग रहा है। तो देखो हम ये माने, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये आपका न्यूक्लियस, ये आपके शेल्स हैं, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन पर बताओ हमने क्या बोला कि कितने प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन लगना चाहिए था? 10 प्रोटॉन्स का। लेकिन क्योंकि ये रिपेल भी कर रहे हैं बाकी के इलेक्ट्रॉन्स, तो इस इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा। तो हम ये माने कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा लग रहा है कि इसको 10 प्रोटॉन्स तो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, इसको ऐसा लग रहा है कि इसको सिर्फ 6 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो देखो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से। जो आप न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज। और न्यूक्लियस का चार्ज किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस के चार्ज का मतलब है प्रोटॉन्स का चार्ज, ठीक है। तो वैसे तो न्यूक्लियर चार्ज कितना होना चाहिए था? 10 प्रोटॉन्स की वजह से, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं तो उसको 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा। तो हम मान रहे हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 6 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन ही फील हो रहा है, 10 तो नहीं होगा ना। तो हम एक रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो बताओ इफेक्टिवली जो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है वो कितने प्रोटॉन्स का हो रहा है? 6 प्रोटॉन्स का। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटम के पास तो कितने प्रोटॉन्स है? 10 प्रोटॉन्स, लेकिन वो जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल कर रहे हैं। तो जो नेट जो अट्रैक्शन है हम वो मान रहे हैं कि इसको कितने प्रोटॉन्स की वजह से फील हो रहा है? 6 प्रोटॉन्स की वजह से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ये तो आपको बताइए क्या है हमारा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये Z वही सेम एटॉमिक नंबर, और ये जो सिग्मा है ये क्या है? बेसिकली ये होता है शील्डिंग कांस्टेंट। तो इस सिग्मा के बारे में तो डिटेल में बात करनी होती है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैसे आया ये टर्म। क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, किसकी वजह से? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से। तो जो नेट अट्रैक्शन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फील करता है वो कितने प्रोटॉन्स की वजह से कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब देखो मान लो जैसे कि लिथियम और बेरिलियम,
एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है। यहाँ से पता क्या चल रहा है, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, और इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कि बताओ किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि लिथियम से ज़्यादा चार्ज किसका होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का होगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में यहीं तक, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, अगर आपको एडमिशन्स और बैचेस के बारे में कुछ पूछना हो, तो आप इस गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।